read, close your eyes for a moment and think that you are in a jungle. बच्चों, ये कविता पढ़ने से पहले आप लोग सभी अपनी आंखें बंद कर लें और ऐसा महसूस करें एक पल के लिए जैसे कि आप जंगल में हो. What all do you hear or see? आप सभी आंख बंद करने से किस तरह की आवाजें सुन पा रहे हैं या क्या देख पा रहे हैं? Don't the sounds frighten you? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आवाजें आपको डरा भी सकती है? In this poem, the poet stops by a forest on a snowy evening. यहाँ पे जो कविता आप लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ कवि इसी तरह के एक जंगल के सामने एक स्नोई इवनिंग में रुकते हैं. He is tempted to stay back and rest a while. वो इतने इस सुंदरता को देख के उनका मन लुभा जाता है, वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो थोड़ी देर वहां रुक जाते हैं और आराम करते हैं. What does he finally decide to do? और आखिरकार उन्होंने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया? Read to find out yourself. ये अब हम लोग कविता को पढ़ के जान लेंगे. Know the poet. Robert Frost, born in 1874 and died on 1963, was an American poet who has written beautiful poems on nature and village life. He received the Pulitzer Prize 4 times. His poems, Frost and Ice, The Road Not Taken, are truly inspirational. बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. उनका जन्म 1874 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1963 में हुई थी. वो एक अमेरिकन कवि थे और उन्होंने ज्यादातर अपनी जो कविताएं हैं वो प्रकृति और गांव के जीवन के ऊपर लिखा है. उन्हें पुलिट्जर प्राइज 4 बार मिला है. उनकी जो प्रमुख कविताएं जो सबसे ज्यादा प्रेरणादायक हैं वो हैं फ्रॉस्ट एंड आइस और द रोड नॉट टेकन. Now let's recite the poem and understand its meaning. अब हम लोग पोएम को रिसाइट करके सुनेंगे और उसके साथ साथ मीनिंग को भी जान लेंगे. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village thou. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. कवि कहते हैं कि वो एक दिन जाते हैं अपने घोड़े पे चढ़ के कहा एक वुड्स के तरफ. बच्चों, वुड्स जो है अगर हम लोग उसका प्लूरल करते हैं, जैसा कि आपकी किताब में देखिए वुड्स दिया हुआ है, तो ये फॉरेस्ट के छोटे रूप को दर्शाता है. आपके टेक्स्ट बुक का जो वर्ड मीनिंग है उस सेक्शन में भी लिखा हुआ है. तो ये फॉरेस्ट नहीं होता है. अगर कोई आपको ये बोलता है कि ये फॉरेस्ट है तो बच्चों ये जान लीजिए फॉरेस्ट नहीं होता है. फॉरेस्ट बहुत मतलब लार्ज स्केल का स्पेस होता है, बहुत ज्यादा होता है और वहां पे पेड़ भी काफी तादाद में होते हैं. पर वुड्स में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ठीक वैसा ही डिफरेंस है, सोच लीजिए जैसे कि माउंटेन्स और हिल्स में होता है. ठीक, तो ये जो लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जा रहे हैं और वो रुक गए हैं कहाँ, एक वुड्स के सामने. हिज हाउस हुज वुड्स दिस आर आई थिंक आई नो. ये किसकी जो वुड्स हैं शायद मैं उसे जानता हूं. उसका जो घर है शायद वो गांव में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर. शायद वो मुझे देख भी नहीं पा रहा है कि मैं यहाँ पे रुका हूं. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, कि ये जो उसका जो वुड्स है ये पूरे बर्फ में ढक रहे हैं धीरे धीरे और इसे मैं निहार रहा हूं. शायद ये जिसका वुड्स है वो ये देख भी नहीं पा रहा है कि मैं ये सब चीज देख रहा हूं. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. अब ये जो पोएट है ये कहते हैं कि मेरा जो घोड़ा है तो वो लिटिल हॉर्स है. तो लिटिल हॉर्स का जो है छोटा सा घोड़ा है, उसको पोनी भी कहते हैं बच्चों. तो वो सोच रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे जो मास्टर हैं यानी जो पोएट है जो उसका मास्टर है वो क्यों यहाँ पे रुक गया. मतलब क्वेर का मतलब होता है आश्चर्य की बात है कि अचानक से इस जगह पे क्यों रुक गया.
टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि वो काफी ठंड वाली रात थी, जाड़े की रात थी, और चारों तरफ जैसे कि बोला जा रहा है कि वुड्स में स्नो जो है वो गिर रहे थे, वो पूरे ढक रहा था। तो ऐसे में कोई फार्म हाउस के बगैर रुक जाना ये कुछ अटपटा सा लगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। उस वुड्स और फ्रोजन लेक, वहां पे बगल में एक लेक है जो कि इस ठंड में पूरी तरह से जम गई है। तो उन दोनों के बीच में ये पोएट अपने लिटिल हॉर्स के ऊपर रुक जाते हैं ये दृश्य देखने के लिए। और ये डार्केस्ट इवनिंग बच्चों, मतलब इतनी कड़ाके की ठंड थी कि वो साल का सबसे अंधेरी वाली शाम थी एकदम चारों तरफ। और आप जानते हैं ना, ठंडे के दिन में, जाड़े के दिन में क्या होता है, जो रात है वो बहुत पहले ही हो जाता है, दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। इसीलिए वो उस साल का सबसे डार्केस्ट इवनिंग था, बहुत ही चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. अब घोड़ा जो है पोएट का, वो अपना जो उसका हार्नेस के वहां पे जो बेल है उसको वो हिलाता है। हार्नेस बेल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक पट्टा डाला हुआ होता है और यहाँ पे एक घंटी बंधी हुई होती है। ऐसा तो आप लोग अपने काउस के साथ भी करते हैं, अपने बफेलोज के साथ भी करते हैं, कभी कभी हम लोग बकरी के साथ भी, जिसको भी हम लोग पेट को पालते हैं उनके साथ हम लोग इस तरह का कुछ लगा देते हैं, ताकि वो कहीं पे भी जाए तो हमें उसकी आवाज से समझ में आ जाए कि वो कहाँ है। तो ठीक उसी तरह से वो जो पोएट है उसका जो हॉर्स है वहां पे भी उसका एक हार्नेस के वहां पे एक बेल लगा हुआ है जिसको वो हिला रहा है हॉर्स। क्यों, क्या बताने के लिए कि टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। वो अपने मास्टर को, पोएट को पूछना चाह रहा है कि अरे कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं की है यहाँ रुक के। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। ये जो बोला जा रहा है बच्चों की वहां पे सिर्फ आवाज आ रही थी किसकी, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। जैसा कि आप एक दृश्य अभी देख रहे हैं, यहाँ पे बर्फ देखिए, हल्के हल्के बर्फ के ओले जैसे गिर रहे हैं, चारों तरफ ढक जा रहा है। और अंधेरी रात में ऐसे ही कहीं पे भी आप जाएंगे तो बड़ा शांति नजर आएगा, और वो भी ऐसे जगह जहां जंगल झाड़ ये सब में, तो वहां पे लोग नहीं होते हैं, वहां पे गाड़ियां नहीं होती हैं, तो ऐसे ही शांति है। तो ऐसे में ये जो पोएट का ये लिखने का तात्पर्य यही है बच्चों की वहां की शांति को वो दर्शाना चाह रहे थे कि वहां पे केवल हवाओं का झोंका जो होता है उसकी आवाज, और जो ओले जैसे वो बर्फ गिर रहे थे और उसकी आवाज जो है वो आ रही थी कानों तक। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो जंगल था, वो जो वुड्स था वो कैसा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। डार्क, अंधेरा भी था वहां, और डीप मतलब वो कहां तक है वो पोएट को दिख नहीं रहा था। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कवि कहते हैं कि अचानक से उन्हें ये याद आया कि अरे मुझे तो बहुत सारे वादों को निभाना है और मुझे अभी लंबा मीलों चलना है सोने से पहले। यहाँ पे स्लीप का मतलब वो वाला सोना नहीं है बच्चों कि हम लोग रात में जैसे सो जाते हैं। यहाँ पे कवि का मतलब है कि मृत्यु से पहले उन्हें बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम जो है वो अधूरे काम उसको पूरा करना है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं उनके ऊपर जिसे उन्हें निभाना है उनके मृत्यु से पहले। तो इसीलिए वो यहाँ पे अगर रुक के सिर्फ यही देखते रह गए, निहारते रह गए, तो उनका बहुत सारा काम छूट जाएगा। इसीलिए ऐसा उन्होंने लिखा है कि बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बच्चों यहाँ पे ये हिंट दिया जा रहा है, यहाँ पे कवि तो वुड्स के सामने रुक गए और फिर उन्हें अचानक से अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज की याद आई। लेकिन यदि यही बात हम सब पे लागू हो तो बच्चों कभी कभी देखिएगा कि हमें कुछ बहुत आकर्षित करता है, यानी हमारे मन को बहुत भा जाता है और हम उस काम को करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि मुझे यही अच्छा लग रहा है, मुझे यही करना चाहिए, और हम ये भूल जाते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जरूरी काम हैं मेरे जीवन में जो हमें करना चाहिए। तो कवि यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है
अपनी जो आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं, आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, आपने जो किसी से वादा किया है, वो सभी को आपको निभाना है। तो ऐसे कहीं पे भी जहां पे आपको वो चीज टेम्पटेड लगे, आपको आकर्षित करे, आपके मन को लुभाए, तो वहां पे आप थोड़ी देर के लिए तो आप रुक सकते हैं, लेकिन उस टेम्पटेशन के लिए अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये हम लोगों ने कविता का सारा सार भी जान लिया और पोएम को हम लोगों ने रिसाइट भी कर लिया। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग अगले वीडियो लिंक में देख सकते हैं।